तो कैसे हैं दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में जाना इतिहास का जो चैप्टर था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, जो क्लास 10th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। इसमें हमने आपको बताया 1848 तक 1800 स्टार्ट किए थे राष्ट्रवाद से, और ये कहानी लेकर गए थे आपको 1848 की क्रांति तक। 1848 की क्रांति तक आपको पूरा बता दिए थे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप पहला पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देखिए, ताकि ये वाला वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आए। नहीं तो आपको समझने में परेशानी हो सकती है कि आपको नया चीज़ बताएंगे। जैसे आपको 1830 की क्रांति पढ़ा दिए, 1848 की क्रांति पढ़ा दिए, उससे पहले पढ़ाए थे राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद का जन्म कहाँ से हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में ही कवर कर दिया। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले वो वीडियो को देख लें, फिर ये वीडियो को आप देखिएगा। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज पढ़ेंगे हम, आपको लास्ट में बता दिए थे पहला वीडियो में कि इसमें हमको पढ़ना है इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। क्या होता है एकीकरण, कैसे हुआ इटली और जर्मनी का एकीकरण, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। देखिए 1848 की क्रांति तक आपको बताए थे कि 1848 की जो क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का राजा था लुई फिलिप, और उसकी मनमानी की वजह से वहाँ क्रांति हुई और वहाँ का राजा गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया था। 1848 की क्रांति जो हुई थी, देखिए क्रांति जो होता है, जहाँ क्रांति का मतलब होता है एक बहुत बड़ा बदलाव। वहाँ की जनता ने वहाँ क्रांति लाई, राजाओं की गद्दी को उखाड़ फेंका गया, तो वहाँ एक बड़ा बदलाव हुआ। तो ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं देखा गया, हुआ था तो फ्रांस के अंदर, 1830 की क्रांति फ्रांस के अंदर, लेकिन इसका प्रभाव ऑस्ट्रिया, इसका प्रभाव हंगरी, इसका प्रभाव पोलैंड, अनेक स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, अनेक देशों पर पड़ा। जब 1848 की क्रांति हुई थी, 1848 की क्रांति, तो इसका प्रभाव देखा गया ऑस्ट्रिया पर, हंगरी पर, बोहेमिया पर, पोलैंड पर, अनेक देशों में, अनेक क्षेत्रों में वहाँ की जनता ने राजाओं के खिलाफ वहाँ की सरकारों पर दबाव डाला और राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया। फिर भी पूरी तरीके से तो नहीं हो पाया, लेकिन किसी भी न किसी तरीके से वहाँ की जनता कुछ जरूर सुधारात्मक कार्य करवाया, संविधान को लागू करवाया, अपने अकॉर्डिंग वहाँ अधिकारों को मांगा, मिला। जैसे पोलैंड पर रूस का प्रभाव था, तो वहाँ की जनता ने विद्रोह किया, तो रूस की जो सरकार थी उसको वो दबा दिया था। बहुत दिनों तक पोलैंड भी रूस के अधीन रहा। ऑस्ट्रिया के अंदर हंगरी था। ये किसके अंदर था? ऑस्ट्रिया के अंदर। ये भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ा, तो ये भी ऑस्ट्रिया और हंगरी से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो सभी देश, जब 1848 की क्रांति हुई थी तो इसका प्रभाव लगभग पूरे यूरोप पर पड़ा था। धीरे धीरे करके अलग अलग देश वहाँ राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ता गया, और सब एक एक करके अपने राजनीतिक जो दूसरे के प्रभाव में था वो उसके प्रभाव से बाहर होता गया। इसी तरीके से एक कहानी आता है यूनान का। आप लोग यूनान का नाम सुने होंगे। यूनान भी यूरोप का एक कंट्री है, यूनान। और ये यूनान का एक प्राचीन, बहुत ही इसका काफ़ी अच्छा इतिहास रहा है। अतीत में इसका काफ़ी गौरवमय इतिहास रहा है। यहाँ अनेक विद्वान, आप यहाँ देख सकते हैं, धीरे धीरे करके ये यूनान जो है आज ही नहीं, बल्कि जब इसको अतीत में देखेंगे तो अतीत में यहाँ अनेक विद्वान पैदा हुए थे। तो ये जो यूनान जो था, यूनान किसके अंदर था? ये किसका गुलाम था? ये ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ये ऑटोमन साम्राज्य आप लोग देखे होंगे, इसका जैसे अर्तुगरुल गाजी का नाम सुने होंगे, वो सब ऑटोमन साम्राज्य के अंदर था। जैसे अभी का तुर्की ले लीजिए, सिर्फ तुर्की बचा है, वो भी सब ऑटोमन साम्राज्य के अंदर था। एक समय आया, ये बहुत बड़ा एक साम्राज्य हुआ करता था, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य जो था इसी के अंदर था यूनान।
और 14वीं से 15वीं सदी में हम कह सकते हैं कि ये यूनान इसके तो अंदर था, लेकिन धीरे धीरे करके जब ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर होता गया, 18वीं सदी में लगभग ये कमज़ोर हो गया था पूरी तरीके से। 18वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका था। तो इसी का फ़ायदा उठाया यूनान और इन्होंने तुरंत अपनी आज़ादी की लड़ाई छेड़ दिया। और यहाँ की जनता चूँकि जब ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर पड़ा था तो ये पूरी तरीके से बिखर गया और एक छोटा सा क्षेत्र बचा था, एक छोटा सा देश जो अभी का तुर्की है, उसे उस समय यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा जब वो कमज़ोर पड़ गया था। तो यूनान का जो वहाँ एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कह सकते हैं जिसका नाम था यफ्थेलांसी करके एक नेता था, उन्होंने 1821 में वहाँ आंदोलन छेड़ दिया और लड़ाई शुरू कर दी। वहाँ की जनता, यूनान की जनता ने लड़ाई तो लड़ रहा था तुर्की के खिलाफ, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं रहा, उसके आंदोलन को कुचल दिया गया। लगभग 1822 के अंदर कहा जाता है कि लगभग 20,000 यूनानियों को मौत के घाट उतार दिया था तुर्की। लेकिन तुर्की भी तो कमज़ोर ही था, इसको कौन मदद करता उस समय? यूनान को मदद करने के लिए ब्रिटेन आया आगे, यूनान को मदद करने के लिए रूस आया, अनेक देश यूनान को मदद करने के लिए आया था। 1800 ये यूनान जो था इसको तो मदद करने के लिए आ गया, लेकिन तुर्की भी तो कमज़ोर ही था, ये भी ज़्यादा उस समय काफ़ी मजबूत नहीं था। लेकिन इसको एक देश सिर्फ मदद किया था उस समय, मिस्र। एक देश था मिस्र, पाशा महमद अली वहाँ का राजा था, और यहाँ तुर्की का था महमूद द्वितीय उस समय वहाँ का शासक हुआ करता था। उस समय मिस्र ने तुर्की का साथ दिया, अपनी सेना से, पैसा से, हर चीज़ से तुर्की का साथ दिया। और इधर यूनान का कौन कौन साथ दे रहा था? ब्रिटेन और रूस वगैरह। ब्रिटेन और रूस ने जब इसका साथ दिया तो ये तो कमज़ोर पड़ गया था, और एक समय आया कि रूस ने तुर्की को क्या कर दिया? हरा दिया था। हालांकि रूस जो था वो एक अलग ही चाल चल रहा था, वो चाह रहा था कि हम तुर्की पर मेरा प्रभाव हो जाए। जब तुर्की को हराया तो इसका प्रभाव कैसे होता? इसी का खुद रूस और ब्रिटेन और फ्रांस ने भी रूस का उस समय विरोध कर दिया था कि तुर्की पर रूस का प्रभाव नहीं होगा। तो तुर्की ने क्या किया? तुर्की और रूस जब रूस ने तुर्की को हरा दिया तो ये दोनों में एक समझौता हुआ, एक संधि हुआ, जिसको एड्रियानोपुल की संधि कहा जाता है। एड्रियानोपुल की संधि। तो क्वेश्चन आता है, एड्रियानोपुल की संधि किन किन देशों के साथ हुआ था? तुर्की और रूस के साथ हुआ, लेकिन वहाँ की जनता ने इस संधि को ठुकरा दिया। और 1832 में एक संधि हुआ था, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, जिसके बाद यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, अलग एक देश बना। तो यूनान कहा जा सकता है कि यूनान किस संधि के बाद एक अलग देश बना? 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि। इसी तरीके से 1848 की क्रांति का प्रभाव इटली और जर्मनी पर भी पड़ा था। इटली और जर्मनी पहले कोई देश यूरोप के मानचित्र पर नहीं हुआ करता था। आज हम लोग देखते हैं नक्शा में यूरोप के नक्शा में अगर देखेंगे तो इटली और जर्मनी नजर आएगा। इसका निर्माण कैसे हुआ ये समझते हैं हम। पहले एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं। यूनान जो था, यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। ये अपनी आज़ादी की लड़ाई 1821 में छेड़ दिया, और वहाँ की जनता कब छेड़ा था? जब ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया था और उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ से। 1821 में यूनान ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू किया था, और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इस तरीके से ये था पूरे यूनान की कहानी। अब समझते हैं
जर्मनी और इटली की कहानी कि वहां किस तरीके से विद्रोह हुआ और वो कैसे एक एकीकृत राज्य बना जो बिखरा हुआ था और वो कैसे एक हो गया। तो बढ़ते आगे। इटली लेते हैं पहले। 1848 की क्रांति का प्रभाव इटली पर भी पड़ा था। इटली जो है, इटली लगभग अनेक खंडों में विभक्त था, छोटे बड़े राज्यों मिलाकर बहुत सारे क्षेत्रों में ये बटा हुआ था। आपको बताए थे जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था तो इस समय भारत में भी लगभग 550 क्षेत्र में ये बटा हुआ था, जिसको एक किया गया बाद में चलकर। जैसे आप देखते हैं अभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये पहले नहीं था, ये पहले बहुत सारे खंडों में विभक्त हुआ करता था। उसी तरीके से इटली भी बहुत सारे छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। उसको एक करने के लिए इसके एकीकरण के लिए 3 हीरो का नाम लिया जाता है, 3 नायक। एक का नाम था मिजनी, एक का नाम था काउंट काबूल और एक था गैरीबाल्डी। इसमें एक और था जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल। एक एक करके सब के बारे में जानेंगे और इससे कौन कौन सा प्रश्न बनता है ये भी आपको बताते चलेंगे साथ में। तो देखिए, इटली जो था 19वीं सदी में, ये 19वीं सदी की घटना है। कहा जाता है कि 19वीं सदी की 2 महत्वपूर्ण घटना थी, इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो अभी देख रहे हैं हम इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण का मतलब होता है, जैसे देखिए ये छोटा छोटा भागों में सब बिखरा हुआ है, इसको एक कर देना, ये क्या कहलाता है? ये एकीकरण कहलाता है, सबको मिला देना। जैसे भारत जो था वो बहुत सारे क्षेत्रों में बटा हुआ था, उसको बाद में एक किया गया, इसका एकीकरण किया। इसका एकीकरण, भारत में जो एकीकरण हुआ है, इसका सबसे बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्हें भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे जब जर्मनी, तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। उसी तरीके से भारत, आयरन मैन जिसको लौह पुरुष कहा जाता है, वो भारत के थे सरदार पटेल, और जर्मनी में वही थे बिस्मार्क, और उन्हीं को तुलना किया गया सरदार पटेल से। तो भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल, और जर्मनी का जब पढ़ेंगे तो उसमें बिस्मार्क की चर्चा होगी। अभी हम जान रहे हैं इटली का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ इटली। समझिए इटली का एकीकरण किस तरीके से हुआ। 1848 की क्रांति का प्रभाव इटली पर भी पड़ा। वहां की जनता, वहां के क्रांतिकारी, हम कुछ क्रांतिकारी का नाम आपके सामने लिख दिए हैं, मेजनी, कॉनकाउर, गैरीबाल्डी, और एक है विक्टर इमैनुअल। देखिए इटली का नक्शा जो था कुछ यूं था, हम एक छोटा सा यहाँ पर बनाते हैं, ऐसे करके कुछ इटली का नक्शा है, और इसके आसपास बहुत सारा देश हुआ करता था। ये 3 भागों में लगभग बटा हुआ था। इधर था सार्डिनिया, वेनेशिया, बीच में था पोप का राज, रोम जिसको बोलते हैं यहाँ, और एक था नीचे आपका सिसिली और नेपल्स। सिसिली, नेपल्स, ये था पोप के अधीन। पोप क्या होता बताते हैं। सार्डिनिया, पिडमाउंट, इस तरीके था। इधर ऑस्ट्रिया वगैरह था। देखिए आपको बताए थे वियना कांग्रेस पिछले वीडियो में। वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 में, उस समय मेटरनिक था, मेटरनिक ने ही उसकी मेजबानी किया था। इससे पहले ऑस्ट्रिया ने जो वियना कांग्रेस के लिए बुलाया था, उसका जो चांसलर था जिसका नाम क्या था, मेटरनिक, जो सबसे खतरनाक था। मेटरनिक का एक कथन है, आपको बता देते, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मेटरनिक का कथन है, ऐसा कथन एग्जाम में डाल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि एक जगह अगर आग लगती है तो हर जगह पूरे फैल जाती है। इसका मतलब यही था कि वहाँ अगर कुछ होता है तो हर जगह क्रांति कहीं हुआ और ज्वाला कहीं और भड़क उठी। तो इस तरीके से एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। क्या था प्रश्न? फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था?
ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने कहा था, ये मेटरनिक का कहा था, नहीं याद रखिएगा। तो देखिए 1815 में जब वियना सम्मेलन हुआ था, हम इसीलिए बोल रहे हैं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। 1815 में जब वियना सम्मेलन हुआ था तो उस समय कौन था फ्रांस में, उस समय नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने कितना बेहतरीन काम किया था उस समय। जर्मनी के बहुत सारे जो क्षेत्र टुकड़ों में बटे थे उसको एक कर दिया, जिसका नाम क्या दिया था, जर्मन राइन संघ। जर्मन राइन संघ, जर्मन राइन संघ 39 राज्यों का एक ग्रुप बना दिया था, सबको मिलाने का काम किया। बहुत ही अच्छा काम किया था नेपोलियन। इटली में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। इटली में तो इसको राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन ने क्या किया, इटली का जो बिखरा हुआ क्षेत्र था वो सबको धीरे धीरे एक सबको जोड़ करके एक गणराज्य बनाया था। 2-3 गणराज्य बनाया था, जिसमें से एक का नाम आता है ट्रांसपेडेन गणराज्य, एक का नाम आता है सिस्लेपाइन गणराज्य। तो और भी था, लेकिन उस समय तो इन्होंने एक कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन जब 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? वियना सम्मेलन का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो सारी व्यवस्था ठीक किया था वो सबको पलट के रख दिया गया। फिर से वही राजा का सिस्टम लागू किया था। कौन? 1815 में वियना कांग्रेस के द्वारा, जो उसका मेजबानी कौन कर रहा था? मेटरनिक कर रहा था, जो काफ़ी प्रतिक्रियावादी था। तो ये सबको जो एक किया था नेपोलियन बोनापार्ट, 1815 में क्या किया, इस सबको फिर से तोड़ फोड़ के रख दिया गया था। सार्डिनिया को पिडमॉन्ट के अंदर मिला दिया गया, सिसिली और नेपल्स, बहुत सारे क्षेत्र को एक दूसरे क्षेत्र में सब बांट लिया गया, सबको तोड़ दिया। फिर से जितना राज को एक किया था नेपोलियन बोनापार्ट, वो सबको क्या किया, तोड़ फोड़ के इधर उधर मिला दिया। इसी का विरोध करने के लिए, अब ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर वो काम कर रहा होगा तो उसका कोई विरोध नहीं कर रहा होगा, कर रहा था। लेकिन राजा की शक्ति तो फिर पता ही आपका, वहाँ की जो मेटरनिक था उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर था। लेकिन इटली के अंदर कुछ गुप्त रूप से काम हो रहा था। जैसे हम एक दो संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे एक था कार्बोनारी, गुप्त क्रांतिकारी, 1810 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। हम आपको साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप अगर इसको साथ ही साथ हल करते जाइएगा तो आपको याद भी हो जाएगा यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1810 में था कार्बोनारी की स्थापना हुई थी। ये एक संगठन था और ये किसका विरोध कर रहा था? इस तरीके से प्रतिक्रियावादी जो वहां का रूल था, ये सबका ये विरोध कर रहा था और गुप्त रूप से ये काम कर रहा था। गुप्त क्रांतिकारी संगठन। इसका सदस्य खुद मेजनी भी था, मेजनी भी इसका सदस्य था। और ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। फिर मेजनी जब आया था तो मेजनी ने खुद 2 संस्था की स्थापना की थी, एक यंग इटली और एक था यंग यूरोप। ये दोनों भी गुप्त संस्था था, छिपा हुआ। देखिए यहां से 2 क्वेश्चन आता है। यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। कब कब किया ये बता देते हैं। यंग इटली की स्थापना हुई थी 1831 में। मोरसई जगह भी पूछता कभी कभी, तो मोरसई यहां लिख देते हैं। यंग यूरोप की स्थापना 1834 में बर्न में हुआ था। तो देखिए इटली के एकीकरण को लेकर खुलकर तो विरोध नहीं हुआ, लेकिन छिपा हुआ कहीं ना कहीं ये लोग काम कर रहा था, विरोध कर रहा था। कौन कौन सी संस्था द्वारा? कार्बोनारी, यंग इटली, यंग यूरोप। ये 3 नामक संस्था थी, छिपी गुप्त संस्था, जो विरोध कर रहा था। ये सब तो राष्ट्रवादी था जो देश के लिए लड़ रहा था और इन्होंने ही संस्था का गठन किया था। ये याद रखें, कार्बोनारी की स्थापना मेजनी नहीं किया था, बल्कि ये इसका सदस्य था। ये तो पहले हो चुका था। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया था। यहां से 3 क्वेश्चन बना है। कार्बोनारी की स्थापना किसने किया? कार्बोनारी की स्थापना कब हुई? 1810 में। ये क्या था? गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। यंग यूरोप की स्थापना किया किसने किया? मेजनी ने किया। ये दोनों भी एक गुप्त संस्था था। इसकी स्थापना, यंग इटली की स्थापना 1831 में
यंग यूरोप की स्थापना 1834 में हुआ था। अगर आप इसको लिख भी लेते हैं, नोट कर लेते हैं कहीं कॉपी निकाल कर डायरी में, तो आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में ये सब, इस चैप्टर से यही सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, आपको काम आ जाएगा। जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो भी इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए, अब देखिए आगे क्या हुआ। थोड़ा सा मेजनी के बारे में जानते हैं। मेजनी था कौन रियल में? मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था। कब हुआ था? 1805 में। ये एक आदर्शवादी गणतंत्रात्मक विचारों का समर्थक था और योग सेनापति भी था। ये जो था मेजनी, इसका जन्म तो 1805 में हुआ था, लेकिन तरुणावस्था में ही ज़्यादा, यानी तरुणावस्था किसको बोलते हैं? बचपना से जवानी आते आते तक में, युवा होने से पहले और बचपन से युवा के बीच की जो अवस्था होती है उसी को तरुणावस्था बोलते हैं। 1810 में ही, 1805 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जब 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, जिसमें एक क्षेत्र था इटली का जिसका नाम था जिनोआ। क्या नाम था? जिनोआ। आपको पता है वियना कांग्रेस के तहत सभी क्षेत्र को तोड़ फोड़ कर एक दूसरे में मिला दिया गया था। जिनोआ को कर दिया गया था पिडमोंट में, पिडमोंट के साथ मिला दिया गया था। तो इसका विरोध किसने किया? मेजनी किया था। 1821 में इसी का क्षेत्र था नेपल्स। 1821 में नेपल्स में भी विद्रोह हुआ था, उसमें भी मेजनी था। लेकिन 1831, 30 और 31 में जब विद्रोह हुआ था फ्रांस के अंदर, आप पढ़े होंगे 1830 और 31 की क्रांति। ये क्रांति में खुलकर भाग लिया था कौन? मेजनी। इसके बदले में इसको जेल यानी कारावास की सजा हुई, इनको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन आगे जब जेल से छूटा था तो फिर वो विदेश चला गया। फिर जब 1848 में, ये देखो, ये जो था ना मेटरनिक का अंत 1848 में हो चुका था। 1848 में तो ये भाग गया था इंग्लैंड। ज़्यादा दिन तक इसका प्रभाव नहीं रहा। 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक का प्रभाव यूरोप पर था। लेकिन 1848 के बाद 1848 के बाद जब मेटरनिक भाग गया था यूरोप, तो फिर आया कौन? फिर मेजनी आया इटली, और फिर वो एकीकरण करने का प्रयास किया। तो हुआ क्या समझिए, सार्डिनिया और पिडमोंट, यहाँ एक राजा हुआ करता था, इसका अलग राजा था जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। क्या नाम था उसका? चार्ल्स एल्बर्ट। थोड़ा सा मिटाते हैं पहले। ये था सार्डिनिया, पिडमोंट। चूंकि एक ही में मिला हुआ था इसलिए एक साथ लिखा जाता है। यहां का राजा था चार्ल्स एल्बर्ट। और एक चीज समझिए, इसके एकीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, जो इसको एक होने नहीं देता था? इसका सबसे बड़ा दुश्मन था पड़ोसी देश जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। यहीं का तो था राजा जिसका नाम क्या था? मेटरनिक। यहाँ का कौन था? चांसलर था, जो इसको एक होने नहीं दिया जाता था। और दूसरा इसका दुश्मन था फ्रांस। फ्रांस भी इसका दुश्मन था। फ्रांस भी एकीकरण का बाधक था, रुकावट पैदा करता था। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक था, सबसे बड़ा दुश्मन था। क्वेश्चन आता है, इटली और जर्मनी दोनों का ये दुश्मन था, जर्मनी का भी ये दुश्मन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया था। सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। और इसी का था कौन? मेटरनिक। मेटरनिक बाबा। मेटरनिक बहुत खतरनाक था। 1848 में वो भाग गया था। जब 1848 में मेटरनिक इंग्लैंड भाग गया था, तो फिर मेजनी आया कहाँ? फिर आया इटली, और ये फिर से एकीकरण का मसौदा तैयार किया। लेकिन सार्डिनिया का जो राजा था चार्ल्स एल्बर्ट, ये सोच रहा था कि हम अपने हिसाब से इटली का एकीकरण करेंगे। जो बीच में पोप था, पोप किसको बोलते हैं? ईसाई का जो ज्ञाता होता है, बहुत बड़ा, जैसे हिंदू भाइयों में भी पंडित होते हैं, मुस्लिम भाइयों में मौलाना होते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर जो पोप होता है ईसाई का बहुत बड़ा ज्ञानी, उसी तरीके से यहाँ ये जो क्षेत्र था, जो था सिसिली और नेपल्स, सब सोच रहा था कि हम अपने हिसाब से एकीकरण करेंगे। ये सोच रहा था धार्मिक तरीके से एकीकरण हो, तो राजनीतिक तरीके से नहीं बल्कि धार्मिक तरीके से पोप, यहाँ रोम लिख देते, रोम जो आगे इटली की राजधानी बनी,
तो पोप जो था वो अपने हिसाब से चाह रहा था इटली के एकीकरण, जिसके कारण मेजनी को उठ गया गुस्सा। मेजनी को लगा हमारी बात का कुछ वैल्यू नहीं, इटली को छोड़ दिया। तो इस तरीके से इसके मेजनी से तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मेजनी ने प्रयास तो किया। देखो मेजनी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजनी को ही इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को। देखिए मेजनी सब पूरा क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। मेजनी इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी। इटली का जन्म बोल दिए। मेजनी का जन्म 1805 में। इन्होंने दो संस्था का गठन किया था, एक का नाम था यंग इटली और एक का नाम था यंग यूरोप। ये दो गुप्त संस्था था। एक की स्थापना 1831 में, इसकी स्थापना 1834 में। देखिए बाबू, आप लोग अगर ध्यान से ये पूरा वीडियो देख लेते हैं और अगर ध्यान से ये समझ जाते हैं तो आपका इस चैप्टर से तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। हम सारा क्वेश्चन इसका बता देंगे और आप इसको याद कर लेते हैं, कहीं लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो आपका ये सारा कवर हो जाएगा। इस चैप्टर से फिर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो देखिए ये था पूरा मेजनी की कहानी। मेजनी तो चला गया, अब आया किसका? आपको बताए थे पहले इटली के एकीकरण का 3 या 4 हीरो, मेजनी, कॉनकाबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। अब कौन आया है? अब आया कॉनकाबूर। सुनिए कॉनकाबूर कौन था? कॉनकाबूर भी एक राष्ट्रवादी था और ये भी इटली का ही एकीकरण करना चाहता था, लेकिन इसका दिमाग कुछ और था। अब भाई सबका दिमाग तो अलग अलग होता है। भारत में नहीं देखे, भारत के अनेक क्रांतिकारी थे, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे अनेक विद्वान क्रांतिकारी, लेकिन सबका दिमाग क्या था? सबका दिमाग एक जैसा नहीं था। कॉनकाबूर जो था, इसका दिमाग बिल्कुल ये कूटनीतिज्ञ था, डिप्लोमेटिक, बहुत ही गेम चक्रव्यूह से खेलने वाला। इसके पास चतुरता कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग था और ये चाहता था कि इटली का जो एकीकरण हम अकेला नहीं करेंगे, हमसे होगा भी नहीं अकेला। इटली का जो एकीकरण होगा, इसके लिए इन्होंने क्या प्लानिंग किया? बोला हम विदेशों से सहायता मांगेंगे। किससे सहायता मांगेंगे? देखिए अब कॉनकाबूर की हम कहानी बता रहे हैं, मेजनी का हो गया सारा। कॉनकाबूर विदेशी सहायता को अनिवार्य बताया, विदेशी सहायता को अनिवार्य माना इन्होंने और कहा कि विदेशी सहायता तो जरूरी है। और ये चाहता था सॉर्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण। किसके नेतृत्व में? सॉर्डिनिया के नेतृत्व में। देखिए सॉर्डिनिया जो ये है, कहा कि यहीं से पूरा इटली का एकीकरण होगा, सॉर्डिनिया से। तो इन्होंने क्या किया? सॉर्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण के लिए सोचा कि जो भी क्षेत्र जीतेंगे सबको कहाँ मिलाएंगे? सबको सॉर्डिनिया में मिलाते चलेंगे। जितना क्षेत्र जीता जाएगा सबको सॉर्डिनिया में मिलाएगा। और आगे यही हुआ, जितना भी क्षेत्र जीता गया सबको सॉर्डिनिया में मिलाया गया और उसका एकदम नाम चेंज करके उसका नाम इटली रख दिया गया। तो इटली बाद में आया है। पहले तो सॉर्डिनिया पिडमॉन्ट हुआ करता था, लेकिन इटली कोई देश नहीं था पहले मानचित्र पर। 1870 में 70 या 71 के बीच में इटली का जन्म हुआ है और वो यूरोप के मानचित्र पर दिखाई दिया। तो विदेशी सहायता को ये अनिवार्य बताया कौन? कॉनकाबूर सॉर्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था। तो एक क्वेश्चन आता है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? सॉर्डिनिया के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सॉर्डिनिया के नेतृत्व में हुआ था। देखिए इटली जो था ये तो कई खंडों में विभक्त था। अब हुआ क्या? यहाँ का राजा आपको पता है, यहाँ का राजा था चार्ल्स एल्बर्ट, लेकिन आगे यहाँ का राजा फिर कौन बना था? आगे बना था विक्टर इमैनुअल। कौन बना था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था? सॉर्डिनिया का। देखिए कॉनकाबूर पहले गया कहाँ? सॉर्डिनिया गया। सॉर्डिनिया में इसको मंत्री बनाया गया था कॉनकाबूर को। पहले छोटका मोटका मंत्री को नौसेना वगैरह मंत्री बना दिया। आगे चलकर विक्टर इमैनुअल ने कॉनकाबूर को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बना दिया। वहां का प्रधानमंत्री किसको बनाया? कॉनकाबूर को। यहां से एक प्रश्न आता है, विक्टर इमैनुअल ने कॉनकाबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। कौन सा पद? प्रधानमंत्री बनाया। देखिए ये क्या सोचा, कॉनकाबूर को लगा कि पहले हम सॉर्डिनिया और पिडमॉन्ट की शक्ति को हम बढ़ाते हैं, यहाँ की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं, तभी इसका एकीकरण संभव हो सकेगा।
पहले सार्डिनिया पिडमॉन्ट को खूब ज़्यादा मजबूत कर लिया, उसके बाद ये एकीकरण शुरू किया। अब इन्होंने क्या किया, काउंट काबूर ने पहले फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फ्रांस से हाथ मिलाया और फ्रांस से मदद मांगा। फ्रांस, उसमें एक लड़ाई हुई थी, आपको एक लड़ाई बताते हैं, क्रीमिया का युद्ध। (1854) में एक युद्ध चल रहा था जिसको बोला जाता है क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा था? एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की, ये सब एक तरफ था, और एक तरफ अकेला रूस लड़ रहा था, रूस और ये तीनों एक तरफ। क्रीमिया की लड़ाई, क्वेश्चन आ सकता है, क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा था? ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और इधर अकेला रूस, 1854 में। देखिए, क्रीमिया का युद्ध तो ये दोनों के बीच हो रहा था, काउंट काबूर को इससे क्या लेना था? लेकिन कूटनीतिक का मतलब यही तो है, दिमाग, दिमाग से खेलना चाहिए। दिमाग से खेलने का मतलब ये है कि इन्होंने कुछ और यहां पर खेल खेला। फ्रांस से मदद चाहने के लिए इन्होंने क्या किया, ये इसका साथ दिया, और जीतने के बाद जब ये जीत गया था तो फ्रांस से ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बोला, देखिए, उस समय फ्रांस का राजा था नेपोलियन, नेपोलियन तृतीय जिसका नाम था। तो फ्रांस जो था, फ्रांस से मदद मांगा कौन? काउंट काबूर मांगा था। लेकिन जब ये जीत गया था तो एक सम्मेलन हुआ था पेरिस में, पेरिस सम्मेलन। जब पेरिस सम्मेलन हुआ था तो उसमें काउंट काबूर को बुलाया गया। मामला तो ये सब का था, लेकिन काउंट काबूर ने अपना प्रश्न खड़ा कर दिया। देखिए, ऑस्ट्रिया मेरा एकीकरण होने नहीं दे रहा है, इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है। तो ये लोग सही बोला, हाँ, इटली का एकीकरण ये ऐसा, ये पॉलिसी गलत है, ये नीति सही नहीं है। तो वे इसका विरोध किया। था इटली की समस्या, समस्या किसका था? इटली का। और ये देखिए पूरे यूरोप की समस्या है यहाँ। तो ये इन्होंने, काउंट काबूर ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप के सामने रखा और ये यूरोप की समस्या बना दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, किसने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया? तो काउंट काबूर। देखिए, अपनी इटली का कहानी कहाँ रखा? ये सबके सामने रखा और इसको ऑस्ट्रिया को दोषी ठहराया और कहा इसकी गलत नीति के कारण इटली का एकीकरण नहीं हो रहा है। तो इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस को दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन फ्रांस से कुछ ज़्यादा तो सहायता नहीं मिली। लेकिन फ्रांस भी तो, काउंट काबूर पहले बोल दिया था, तुम अगर साथ दोगे हमारा तो अगर हम जीत जाएंगे तो तुमको दो क्षेत्र क्या आता है नाम, एक का नाम था नीस, ये इटली का ही है, और एक का नाम था सेवाय। 2 क्षेत्र तुमको दे देंगे, अगर हम जीत जाएंगे तो 2 क्षेत्र तुमको मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ जब फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। चूंकि ऑस्ट्रिया से लड़ने का ही तो प्लानिंग हो रहा है, चूंकि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ऑस्ट्रिया है। तो जब ऑस्ट्रिया पर हमला किया तो ऑस्ट्रिया, तो फिर एक क्षेत्र था लोम्बार्डी, लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया और लोम्बार्डी को किसमें मिलाया? सार्डिनिया में। चूंकि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हो रहा है? सार्डिनिया के नेतृत्व में। हर क्षेत्र को किसमें मिलाया जाएगा? सार्डिनिया में मिलाया जाएगा। इस तरीके से ये काउंट काबूर से भी तो पूरा एकीकरण नहीं हो सका, लेकिन निराश भी नहीं हुआ, आगे आया गैरीबाल्डी। कौन आया था? गैरीबाल्डी। अब थोड़ा सा इसमें प्रश्न कौन कौन सा बना देख लेते हैं काउंट काबूर से। सबसे पहले काउंट काबूर जो था, इसका जन्म पूछेगा तो 1810 में हुआ था। काउंट काबूर का जन्म 1810 में हुआ था। इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए विदेशी सहायता को अनिवार्य बताया। सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहा। इटली के एकीकरण के लिए इसे कूटनीतिक बोला जाता है। काउंट काबूर को इटली के एकीकरण का कूटनीतिक, गेम से खेलने वाला, चालाकी से खेलने वाला, आगे का सोच, आगे कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे सारा सिस्टम को हम हिला के रखेंगे, ये सब जो सोच होता है इसी को कूटनीतिकता बोला जाता है। और कूटनीतिक हर आदमी के अंदर नहीं होता है, सबके अंदर नहीं होता है। चालाकी हर इंसान के अंदर नहीं होता है, इसके लिए दिमाग की जरूरत होती है। तो काउंट काबूर के अंदर काफी कूटनीतिकता ये भरा हुआ था, इसीलिए इटली के एकीकरण का कूटनीतिक
काउंट काबूर को। और इटली के एकीकरण का मसीहा आपको पहले बता चुके हैं, मेजनी को कहा जाता है। अब बताते हैं आपको गैरीबाल्डी के बारे में। गैरीबाल्डी कौन था? देखिए गैरीबाल्डी, पहले से एक नक्शा बना ही लेते हैं, एक इटली का ऐसे करके नक्शा है। सार्डिनिया यहाँ पर है और यहाँ पर आपका क्या है, सिसिली और नेपल्स, और यहाँ पर पोप का शासन है। अब आया कौन? गैरीबाल्डी। देखिए गैरीबाल्डी कौन था। गैरीबाल्डी का थोड़ा सा इसकी जीवनी को देखते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। पेशे से कौन था? नाविक। नाविक किसको बोलते हैं? नौ ड्राइवर को। नाविक था। इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए जब ये आया था तो ये भी एक राष्ट्रवादी था, क्रांतिकारी। इसकी क्रांतिकारी और इसकी राष्ट्रवादिता को लेकर इसको मौत की सजा सुनाई गई थी। तब ये भाग गया था, लेकिन 1848 में जब मेटरनिक भाग गया था तो फिर ये आया। 1848 में गैरीबाल्डी फिर आया था, इसको मौत की सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा। क्रांतिकारी कहाँ जाएगा? भारत के अंदर जब अंग्रेज का शासन था तो अंग्रेज ने भी भारतीय लोगों, बहुत सारे क्रांतिकारी को मौत की सजा सुनाई थी। उसी तरीके से इस गैरीबाल्डी को भी मौत की सजा सुनाई गई। इन्होंने डरा नहीं। इनका कहना था युद्ध के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है, युद्ध तो होगा ही और तलवार की नीति पर होगा। और इन्होंने तलवार की नीति पर इटली का एकीकरण करना चाहा। इसलिए गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराते जा रहे हैं ताकि आप वहां से सॉल्व कर सके। आपको फिर याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा याद हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेते हैं। तो इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी। तलवार के दम पर इटली का एकीकरण इन्होंने करने के लिए सोचा। ये क्या किया? सबसे पहले सिसिली पर कब्जा कर लिया। सिसिली पर कब्जा किया, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ा पोप पर। जैसे ये पोप पर कब्जा करने के लिए गया, उस समय काउंट काबूर जीवित ही था। उन्होंने तुरंत मना कर दिया, अगर इस पर हमला करता तो इसका देखरेख कौन कर रहा था? फ्रांस। फिर फ्रांस से युद्ध करना पड़ता उसको। इसलिए काउंट काबूर तो कूटनीतिक था, गैरीबाल्डी को मना किया। लेकिन आगे चलकर फिर जब ये सिसिली और नेपल्स को जीत लिया था, कौन? गैरीबाल्डी। और इसको किस में मिलाया? सार्डिनिया में मिलाया। लेकिन सार्डिनिया का जो राजा था विक्टर इमैनुअल, वो गैरीबाल्डी को बोला आप यहाँ का आप खुद शासक बन जाइए। लेकिन गैरीबाल्डी ने त्याग दिया। हो सकता है इसको राजनीतिक से इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आप किसको प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं होता है। तो इन्होंने बोला, इसको अस्वीकृत कर दिया और इन्होंने राजनीतिक में बाहर हो गया राजनीतिक से। लेकिन जब सिसिली और नेपल्स को जीता तो सार्डिनिया में मिलाया, और सार्डिनिया में मिलाने के बाद उसी समय इसका नाम क्या रख दिया गया? इटली। देखो अब इटली में अब कुछ क्षेत्र बचा है। जैसे एक इधर से बचा था वेनेशिया और इधर पोप बचा हुआ था। अब इसका एकीकरण यहां तक हो गया गैरीबाल्डी का कि इन्होंने सिसिली पर अधिकार किया और इसको मिलाया, और गैरीबाल्डी का काम यहां पर से खत्म हो गया। आगे इन्होंने जब इनको विक्टर इमैनुअल जो सार्डिनिया का राजा था उसको गैरीबाल्डी को यहाँ का शासक बनने को कहा तो इन्होंने इनकार कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसी के ऊपर जीवनी लिखा है भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी लाला लाजपत राय ने। इतने बड़े महान गैरीबाल्डी, इनको जब साम्राज्य दिया गया तो ये ठुकरा दिया। इसी पर इन्होंने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखा है। कौन? भारत के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में आप जानते होंगे, साइमन कमीशन में उनको लाठी से पीट पीट कर मार दिया गया था। तो ये गैरीबाल्डी से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। इन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन, अब एक और बचा है। देखिए पहला चरण, एकीकरण का पहला चरण काउंट काबूर, दूसरा चरण गैरीबाल्डी, तीसरा चरण अब आया है विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल कौन था? सार्डिनिया का
राजा था। अब विक्टर इमैनुअल ने भी यहाँ पर से गेम पलटना चाहा और उस समय चल रहा था जर्मनी का एकीकरण। आपको पता है जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण दोनों साथ साथ ही चल रहा था। तो 1866 में ऑस्ट्रिया और पर्सा, जर्मनी का एक क्षेत्र था पर्सा, और ये भी लड़ रहा था किससे? ऑस्ट्रिया से लड़ रहा था। ये भी उसी का दुश्मन था ऑस्ट्रिया, पर्सा का। ये दोनों के बीच युद्ध हो रहा था 1866 में। इसी को बोला जाता है सेडोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडोवा का युद्ध। तो क्वेश्चन आता है सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और पर्सा। कब हुआ? 1866 में। देखो 1866 में जब ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध हो रहा था तो हो तो रहा था उसके बीच, लेकिन ऑस्ट्रिया उस समय हार गया था। ऑस्ट्रिया क्या हुआ? हार गया था। और फ्रांस जो था, फ्रांस, यहीं से समझते हैं, जो फ्रांस का यहां सैनिक हुआ करता था वो अपने सैनिक को रोम से हटा लिया था। रोम से हटाने के बाद विक्टर इमैनुअल को मौका मिल गया और तुरंत रोम पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से ये सारा क्षेत्र एक हो गया और इसका एक संयुक्त रूप से इसका नाम हुआ इटली। और इटली का एकीकरण पूरी तरीके से 1871 में ये नक्शा पर, यूरोप के नक्शा पर दिखाई पड़ा। तो क्वेश्चन आता है इटली के एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। हमने जाना इटली के एकीकरण का 3 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। कोई एक ने पूरा नहीं किया। अब हम ये नहीं कह सकते मेजनी से तो हुआ ही नहीं। आया कौन काबूल? पहला चरण, गैरीबाल्डी दूसरा चरण, विक्टर इमैनुअल तीसरा चरण। तो इस तरीके से इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण का 3 चरण हम देखे और तीनों चरण के बाद पूरे इटली का निर्माण हुआ। इस तरीके से हमने देखा इटली का एकीकरण किस तरीके से पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर जर्मनी का एकीकरण समझा देते हैं तो फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा और आप इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। थोड़ा सा जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण। देखिए बाबू, मेहनत आपको तो करना ही होगा चाहे टाइम जितना लगे, लेकिन डर के भागिएगा नहीं क्योंकि भागने से कुछ मिलता नहीं इस दुनिया में। जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं। देखिए जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। जर्मनी भी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था। कितने छोटे बड़े राज्यों में? लगभग 300 राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था। इसको एक करना काफी मुश्किल था। जर्मनी का बहुत सारा क्षेत्र, जैसे जर्मनी भी 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। ऊपर का ले सकते हैं हम, ऊपर का क्षेत्र जिसपे पर्सा, और नीचे एक क्षेत्र हुआ करता था बवेरिया, उसका नाम था बवेरिया। पर्सा और बवेरिया। जब यहाँ 1848 की जब क्रांति हुई थी तो इसका असर जर्मनी पर भी पड़ा। पर्सा का राजा हुआ करता था उस समय जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ पर्सा का राजा था। और ये हुआ क्या समझिए, पर्सा जो था, पर्सा के अंदर ये राजा जो था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ये चाहता था कि हम ही राजा रहें और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसका ये विरोध करता था। जिसके कारण वहाँ एक, जब 1848 की क्रांति हुई थी तो यहाँ एक संसद का निर्माण किया गया था फ्रैंकफर्ट में। वहाँ एक जगह है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। फ्रैंकफर्ट में संसद का निर्माण हुआ और वहाँ से जितने भी प्रतिनिधि 300 चुन के आते थे, उसका मानना था कि जर्मनी के लिए एक संविधान बनेगा और उस संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ का एक राजा होगा जो चुन के आएगा, यानी कि ये सब चुनेगा उसको। तो राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था, बोला ये सब नहीं होगा वहाँ, यानी कि प्रतिनिधि वाला सिस्टम को, लोकतांत्रिक वाला सिस्टम को इन्होंने नहीं माना। जब इसकी मृत्यु हुई थी तब पर्सा का राजा बना था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम वहां का शासक बना था। कहाँ का? पर्सा का। पर्सा का शासक कौन बना? विलियम प्रथम बना था। विलियम प्रथम बहुत अच्छा शासक था। इन्होंने
ये इटली का एकीकरण करने के लिए, सॉरी जर्मनी का एकीकरण करने के लिए इन्होंने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया था। किसको चांसलर बनाया? बिस्मार्क को, चांसलर बिस्मार्क को बनाया था। अब समझिए बिस्मार्क की कहानी। बिस्मार्क था कौन? ऑटो वॉन बिस्मार्क इसका पूरा नाम। 1862 में वह पर्सा का चांसलर बना था। कौन नियुक्त किया था? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जब बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया था, अब देखिए यह बंदा में कितना दम था बिस्मार्क, जिसकी तुलना यहाँ सरदार पटेल भी उसी तरीके से काम किया और सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क बोला गया। देखिए बिस्मार्क बहुत ही ताकतवर आयरन मैन बोला जाता है। और बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार था। इन्होंने कहा था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों से नहीं होगा, बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवादी से नहीं, बल्कि रक्त और लौह की नीति से होगा। युद्ध जो होगा वो चाहे तो खून बहे या फिर गोलियां बरसे, इस नीति पर इन्होंने जर्मनी का एकीकरण करना चाहा। यहां पर से एक क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति को अपनाया था? तो रक्त और लौह की नीति को, रक्त और लौह की नीति, लौह की नीति। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? थोड़ा सा गला सूख गया है रोजा रखे हुए। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार था। देखिए बिस्मार्क ने आगे क्या किया? जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किया था। एक किया था डेनमार्क के साथ, दूसरा किया था ऑस्ट्रिया के साथ, तीसरा किया था फ्रांस के साथ। हमको लगता है कि बिस्मार्क जो था, काउंट काबूर के बारे में आप पढ़ें, कूटनीतिक था, ये इनसे 4 बड़ा कूटनीतिक, बहुत ही खतरनाक था बिस्मार्क। देखिए इनका गेम कैसे कैसे हुआ। जर्मनी का बहुत सारा लोग डेनमार्क के आसपास रहता था और ये चाहता था कि उससे ये छुटकारा पा ले, तो सबसे पहले डेनमार्क के साथ युद्ध कर लिया। आपको मालूम है जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया था कि नहीं? उसके बावजूद भी सबसे पहले डेनमार्क को हराने के लिए क्या किया कि अपना दुश्मन ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर लिया, पहले समझौता किया और डेनमार्क पर कब्जा करके डेनमार्क को क्या कर दिया? हरा दिया। डेनमार्क का जो क्षेत्र था वो पर्सा में मिला दिया गया। यहां से एक क्वेश्चन और समझिए, जैसे इटली का एकीकरण सॉर्डिनिया के नेतृत्व में हो रहा था, उसी तरीके से जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में, जर्मनी के एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में, जो भी क्षेत्र था पर्सा में उसको मिलाया गया। तो जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में हो रहा था। ये क्षेत्र डेनमार्क को हरा करके एक क्षेत्र ये ले लिया और एक क्षेत्र जो था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया ले लिया वो क्षेत्र। समझौता होने के मतलब क्या है? ये दोनों आपस में मिल गया, बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया का जो शासक होगा, दोनों मिलकर के युद्ध शुरू कर दिया और डेनमार्क को हराया, एक क्षेत्र ये ले लिया और एक क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिया। अब ऑस्ट्रिया का बारी आया। बिस्मार्क बोला तुम लेगा क्षेत्र मेरा, अब देखो तुमको भी हम सबक सिखाते हैं। ऑस्ट्रिया से अब भिड़ गया, ऑस्ट्रिया से देखो पहले दोस्ती किया, फिर इसी से लड़ाई शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया और पर्सा के साथ, ये किसके पहले हुआ? डेनमार्क पर्सा, अब ऑस्ट्रिया पर्सा। ऑस्ट्रिया पर्सा में ऑस्ट्रिया को बुरी तरीके से मारा इसको। ऑस्ट्रिया को कैसे मारा? अब देखिए यहां भी चाल चला। अब ऑस्ट्रिया को हराने के लिए ये फिर दोस्ती किया किससे? फ्रांस से, ब्रिटेन से और रूस से, और इसको नानी याद दिला दिया ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को हराया और उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब आया फ्रांस का नंबर। देखो इसको हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती किया, अब फ्रांस का भी बारी आ गया। कितना खतरनाक होगा, दिमाग देखो इसका बिस्मार्क का। अब फ्रांस को हराने के लिए इन्होंने क्या किया? एक युद्ध हुआ था, सीडान का युद्ध, 1870 में। किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा, फ्रांस और पर्सा, ये दोनों के बीच, इसी दोनों के बीच हो रहा है, फ्रांस और पर्सा के बीच। स्पेन जो था, एक देश है स्पेन, स्पेन में उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई चल रहा था। पर्सा का शासक चाह रहा था कि वहां पर हमारा शासन हो और फ्रांस चाह रहा था कि हमारा शासन हो, लेकिन इसी के लिए बिस्मार्क और उकसा दिया, लड़ो, हम यही तो चाह रहे हैं लड़ने के लिए। और फ्रांस से तुरंत इन्होंने लड़ाई छेड़ दिया था और फ्रांस को इतना मारा, फ्रांस बुरी तरीके से हार गया
और इस तरीके से ये भी युद्ध जीत लिया, तीनों युद्ध जीता और अंत में 1871 में जाकर के एक संधि हुई थी फ्रैंकफर्ट में, क्योंकि जर्मनी का एक क्षेत्र था फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं जर्मनी के एकीकरण। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। यहाँ का शासक हुआ करता था पर्सा का फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद विलियम प्रथम वहाँ का राजा बना था, जो बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण को लेकर किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार था। उन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। जर्मनी के एकीकरण को लेकर उन्होंने 3 युद्ध किया था, डेनमार्क के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और फ्रांस के साथ, और ये तीनों युद्ध पर विजय पाया। और इस तरीके से 1871 में भी इसका एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण, दोनों का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। इस तरीके से आपका ये सारा चैप्टर का जितना क्वेश्चन आंसर था ये भी खत्म हो गया। एक बार हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लेते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, वैसे क्वेश्चन हो सका, प्रधानमंत्री बनाया था विक्टर इमैनुअल ने। अगर आपसे पूछा जाए गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, तो देखिए सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। एक क्वेश्चन आपको बताए थे पीछे, एड्रियानोपुल की संधि, समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सब बैक हो जाइए। 1800 ये हुआ था किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच हुआ था। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी, गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार बोला जाता है, कूटनीतिक काउंट काबूर को बोला जाता है। इस तरीके से आप अगर ये चैप्टर को पूरा समझ गए होंगे तो आप क्लास 10th का हिस्ट्री का बुक ले लीजिए और उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें टिक लगाइए। जहां प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आए, आप हमें कमेंट में बताइए और हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।